तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। संतति पाने से पहले माँ तन मन का निर्माण करे। भव बंधन में अटक रहा जो उस शिशु का कल्याण करे। इस निमित्त आहार साधना ही अमोघ उपचार है। माँ का चिंतन भावी शिशु का वह उत्तम आधार है। आज आपको हम आगे लेके चलते हैं कल के विषय के साथ, जिसमें अभी आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमने आपको एक थ्योरेटिकल तरीके से बताया कि संतुलित आहार का प्रपोर्शन क्या हो, कितने भाग प्रोटीन होने चाहिए, कितने भाग वसा हो, कितने भाग कार्बोहाइड्रेट हो, उसको आज हम प्रैक्टिकल तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि प्रत्येक प्रकार का खाद्य पदार्थ आपकी थाली में नियमित रूप से होना चाहिए। इसमें फेरबदल कर सकते हैं, इसमें वैरायटी में चेंज कर सकते हैं, पर घुमा फिरा के आपको नियमितता से सभी प्रकार के अनाज लेने हैं। विशेष करके अगर अनाज आपका मोटा पिसा हो और चोकर उसमें युक्त हो, तो चोकर से युक्त आटा हो तो अच्छा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र गेहूं की रोटी रोज नहीं लेनी है। आप ज्वार भी लीजिए, मक्का भी लीजिए, बाजरा भी लीजिए, मौसम के अनुसार, और अपने क्षेत्र में जो भी आपका अनाज ज्यादा होता हो, सभी प्रकार के अनाज एक अकेले या मिला करके उसका उपयोग करें। फिर दालें आपको बताई थी कि 18 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हर दाल में, हर बीन्स में अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड है, इसलिए आपको सभी तरह की दालें, या तो मिक्स दाल या अलग अलग तरह की दाल बना करके लेनी है। बीन्स ले सकते हैं, इनको आप या तो जैसे नॉर्मल दाल बनती है ऐसे ले, या अंकुरित या रोस्टेड तरीके से भी ले सकते हैं। फिर फलियां जो होती हैं सेम मटर की, इसमें भी प्रोटीन होता है, तो इसका सेवन भी करें। टोफू बनाने की विधि कल बताई गई थी, टोफू का सेवन वो लोग कर सकते हैं जिनको की दूध पचता नहीं है, जैसे लैक्टोजन इनडाइजेस्टिबिलिटी होती है या लैक्टोजन से सेंसिटिविटी होती है। तो लैक्टोजन वो होता है जो दूध में मिलता है, तो वो सोया का दूध या सोया से बना हुआ पनीर, जिसे टोफू कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सब्जियां जो तरह तरह की आती हैं, जैसे कई सब्जियां होती हैं जो आप कच्ची ले लेते हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, टमाटर, उनका सेवन करें। कई सब्जियों को आप मात्र उबाल करके जीरे से छौंक करके ले सकते हैं, जैसे तुरई है, लौकी है, परवल है। हरी पत्तेदार सब्जी आपको बताई थी कल, कितने ज्यादा उसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, कैल्शियम भी होता है। फिर कुछ कंदमूल वाली सब्जियां होती है, वो सभी सब्जियों को फेरबदल करके ऋतु अनुकूल आपको लेना है। फल 2 से 3 फल का सेवन करें, इससे अधिक नहीं। मैक्सिमम 3 फल दिन भर में ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अधिक मात्रा में फल खाते हैं तो फलों में फ्रक्टोज होता है, जो डायरेक्ट जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और इससे शुगर बढ़ने की संभावना होती है, यानी कि डायबिटीज हो सकती है अगर आप अत्यधिक फल का सेवन करते हैं तो। फिर दूध से बने पदार्थ आपको इंक्लूड करने अपनी डाइट में। हर्ब्स, जैसे हम हरा धनिया, पुदीना, तुलसी, मीठी नीम, इन सब का सेवन करते हैं, ये भी बहुत लाभकारी हैं। ये जो हर्ब्स होती हैं, ये हमारे ब्लड शुगर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती हैं, उसको रेगुलेट करती हैं। पुदीना पेट को ठंडक हो जाता है, इसलिए गर्मियों में पुदीना बहुत लाभकारी है। अदरक आपको बताया था कि चूसने से उल्टी की शिकायत कम होती है, नौजिया कम होता है, जी मिचलाना बंद हो जाता है। तो या तो 1 चम्मच अदरक का रस, 1 छोटा टुकड़ा अदरक चूस करके ले सकते हैं। तुलसी के जो चमत्कारी गुण है, उस पर एक छोटी सी पुस्तक हमारे गायत्री परिवार के सेंटर पे आपको मिल सकती है, आप उसका इस्तेमाल करिए। आपने देखा होगा कि कोविड के समय में ये तुलसी, काली मिर्च, लौंग का किस तरह से काढ़ा बना करके सब लोग पी रहे थे, लेकिन ये गर्म तासीर की चीजें होती हैं, तो इसका सेवन बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में नहीं करना है। फिर जो हमारी किचन है, उसमें बहुत सारे मसाले हैं जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, उनकी औषधीय गुण होते हैं। जैसे आपकी हल्दी है,
तो हल्दी में की सूजन कम करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसे कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। हल्दी अगर 1 चम्मच लेंगे तो 1 गोली ब्रूफिन के जैसे वो काम करती है। हल्दी में अमीनो एसिड्स भी होते हैं, हल्दी एंटीसेप्टिक भी है। तो हल्दी का सेवन अच्छे से करें, दूध में मिला करके ले सकते हैं, सब्जियों में मिला करके ले सकते हैं। आपका जो जीरा होता है, वो जीरा हम लोग गर्भ में तो देते ही हैं, प्रसव के बाद दूध उत्पादन के लिए यानी स्तन्य की उत्पत्ति के लिए भी जीरा बहुत लाभकारी होता है। तो जीरा भून करके ऐसी फाक करके भी प्रसव के बाद दिया जाता है, जिससे दूध अच्छे से बने। अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है। तेज मसाले जैसे गरम मसाला है, हींग है, लाल मिर्च है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या अदरवाइज भी हेल्थ के लिए ये मसाले अच्छे नहीं होते। ऑयल सीड्स जैसे चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज, ये बहुत लाभकारी है। इसमें ओमेगा 3 होता है, फाइबर भी होता है। सूखी मेवा में आप अखरोट है, बादाम है, किशमिश है। ये जैसे कल बताया था, इसको पहले धोएंगे कई पानी से, फिर भिगो करके अगले मतलब ओवरनाइट सोक करके अगले दिन इसका सेवन करेंगे। नट्स में आपका जैसे कि नारियल आता है, मूंगफली है, इसको आप सूखा ऐसे भी ले सकते हैं, या आप विभिन्न भोज्य पदार्थों में जैसे आप डिशेस बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं, आपको बताया था कल, अंकुरित आप लेंगे उसमें भी आप मूंगफली डाल करके ले सकते हैं। नारियल की चटनी बनाई जा सकती है। नारियल और भी कई चीजों में पड़ता है, तो ये भी आपके सेहत के लिए लाभकारी है। घी, तेल, मक्खन का आपको डिटेल में कल बताया था। केवल इतना ध्यान रखना है कि सबसे उत्तम है देशी गाय का घी। मक्खन लेना है तो सफेद मक्खन ले, रिफाइंड अवॉइड करें। और नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं, सूरजमुखी का, मूंगफली का, ये सरसों का तेल, इसका इस्तेमाल करें। पानी की चर्चा हम लोग ने कल ही कर ली थी कि 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करना। आपको एक प्रोपोर्शन जानना है तो ये पिरामिड के हिसाब से पहले समझते हैं, और फिर आपको हम बताएंगे कि दिन भर में कैसे आपको भोजन को रेगुलेट करना है कि सब चीजें प्रोपोर्शन में और उचित मात्रा में पहुंचे आपके पास। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो लेना होता है वो साबुत अनाज और सब्जियां, लेकिन सब्जियों की अपेक्षा फल कम लेते हैं। सब्जी ज्यादा लेंगे, फल उससे कम लेंगे। फिर उससे कम आता है दूध और दूध से बने पदार्थ और प्रोटीन। फिर सबसे कम मात्रा में आप लेंगे चीनी, और चीनी का अच्छा विकल्प है खाड़, गुड़ या शहद। और सबसे टॉप पे आप देखिए, इसका मतलब है सबसे कम जो लेना है वो है 5 चम्मच तेल, यानी चिकनाई का इस्तेमाल केवल 5 चम्मच प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के अनुसार करना। अब उसको और आसान तरीके से समझते हैं। ये देखिए, ये है अनाज और सब्जियां, ये देखिए ऑपोजिट है एक दूसरे। सबसे बड़ा पोर्शन इसका लेना है। 4 से 5 बार दिन भर में अनाज और सब्जी का मिश्रण लें। अब हर बार तो आप रोटी सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पोहा बनाइए, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए। सेवई बनाइए, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दीजिए। नमकीन उपमा बनाते हैं सूजी का, उसमें सूजी कम सब्जियां ज्यादा। तो इस तरह से आपको अनाज और सब्जी की पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी। 4-5 बार इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। फिर प्रोटीन के लिए आप याद रख लीजिए कि 3 सर्विंग दिन भर में 3 बोल प्रोटीन लेना है। तो एक अंकुरित के रूप में ले सकते हैं, एक दाल के रूप में ले सकते हैं, और एक बीन्स जैसे राजमा, छोले, मूंग, मोट, इस तरह से आप ले सकते हैं। और थोड़े से आप नट्स, जो आपको बताया मूंगफली है या बीज है, इसका आप वो बना लीजिए, मिक्सचर बना लीजिए। जैसे नारियल कद्दूकस को घिस लिया, उसमें मूंगफली दाने डाल लिए, चिया के सीड्स भून करके डाल लिए, अलसी के बीज डाल लीजिए। ये सबका एक या 2 फाकी ले सकते हैं। फल 3 से अधिक नहीं लेने हैं, मैक्सिमम 2 फल काफी होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और दूध में 3 बड़े कप 750 से 1 लीटर दूध और दूध से बने पदार्थ मिला करके पर्याप्त है। एक कंसेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर, वो है रेनबो डाइट, सतरंगी डाइट, यानी कि हर रंग की फल और सब्जी को आप अपने भोजन में इंक्लूड करें। ऐसा क्यों है? इसका जो लाभ आपके स्वास्थ्य को मिलता है वो ये कि जब नॉर्मल एंजाइमेटिक मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके शरीर में हो रही है, मतलब जो भी शरीर में पाचन की क्रिया चल रही है, निष्कासन की क्रिया चल रही है, एब्जॉर्प्शन चल रही है, कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक करके ग्लूकोज में बन रहे हैं, बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस पेट में चल रही होती है। इस प्रोसेसिंग में
ऑक्सीडेशन होता है, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को, हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर कम करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने पड़ेंगे। और इन रंगीन फल सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैसे कि लाल रंग के आप सब्जी फल लेंगे तो इसमें लाइकोपीन मिलेगा, नारंगी रंग के लेंगे तो उसमें बीटा कैरोटीन मिलेगा, हरे रंग के फल या सब्जी लेंगे तो इसमें क्लोरोफिल मिलेगा, और नीले रंग के अगर आप लेंगे फल सब्जी तो इसमें बीटा एंथोसायनिन भी मिलता है। तो तरह तरह के जब आप फल सब्जी लेते हैं रंग बिरंगे, तो उससे अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, और ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल से होने वाले नुकसान से हमें बचाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, जहां भी कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां का मतलब है डिस्ट्रक्शन, डिजेनरेशन। जैसे आप एक लोहे की छड़ ले लीजिए और उसको धूप में डाल दीजिए, और उस पर पानी पड़ेगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उससे ऑक्सीडेशन होएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, यानी जंग लग जाएगी और धीरे धीरे वो कमजोर होकर के टूट जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है उसमें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स निकलते हैं, और अगर ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की मात्रा एक सीमा से ऊपर हो जाती है तो बीमारी हो सकती है। जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, बांझपन है, इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ा होता है। और एजिंग की प्रोसेस भी ऑक्सीडेशन के कारण ही होती है। जो क्षरण हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डिजेनरेशन हो रहा है सेल्स का, वो ऑक्सीडेशन के कारण है। तो एंटीऑक्सीडेंट आप पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्लो होगी। फिर आपको क्यों बार बार मना कर रहे हैं कि आप पिज्जा, बर्गर, मोमोज ये सब मत लीजिए, क्योंकि ये एसिडिक फूड की कैटेगरी में आते हैं, और हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 7.4 है। जितना पीएच हम अल्कलाइन साइड में रहेंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे। जितना हम एसिडिक फूड लेंगे तो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचेगा और हमारे सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आप पत्तेदार सब्जी फल लेते हैं तो आपका पीएच अल्कलाइन मेंटेन रहता है। 80% भोजन हमको अल्कलाइन कैटेगरी का लेना चाहिए, 20% अलाउड है कि आप एसिडिक ले सकते हैं। और ये अम्लीय खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे मैदा की चीजें आप खाते हैं, मठरी है, समोसा है, मैदा, ये आपका बर्गर है, पिज्जा, इस सब में मैदा होती है। जितने भी आप प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, ये हाईली प्रोसेस्ड में आते हैं, इसमें भी एसिडिक कंटेंट ज्यादा होता है। शुगर, वाइट शुगर कम से कम लें। मांस मछली लेती है तो ये भी एसिडिक की कैटेगरी में आता है। केवल कुछ फल्स और नट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हुए भी स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जैसे ब्लूबेरीज और अखरोट। लेकिन आप ध्यान रखिए, इसीलिए चाय कॉफी भी मना करते हैं कि हमने कितना भोजन ऐसा लिया जो एसिडिक कैटेगरी का है, वो 20% होना चाहिए दिन भर में, और 80% हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। ठीक है। अब एक कंसेप्ट, इससे पहले कि हम आपको सात्विक और संस्कारित आहार पढ़ाएं, ये आप समझिए कि जो बात हम आपको शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि सात्विक भोजन लेना चाहिए, वही बात विज्ञान भी कह रहा है। विज्ञान के अनुसार आपका जो मस्तिष्क है और आपका जो पेट है उसमें एक क्लोज कोरिलेशन है, वो आपस में कनेक्टेड है। देखिए, आपने गौर किया होगा कि जब आप कि ट्रेन का टाइम हो रहा हो या आपकी फ्लाइट छूटने वाली हो, आप ट्रैफिक में फंसे हो, तो आपके अंदर एक पेट के अंदर खलबलाहट होती है, आपको स्ट्रेस हो रही है, और उस स्ट्रेस से आपका पेट भी कुछ गड़बड़ा जाता है। आपके पेट में कुछ ऐसे खौल समझता है। या आपने एग्जामिनेशन का टाइम याद करिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं और आपको लग रहा है अरे पता नहीं ये क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, पेट में कुछ कुछ होता है। तो ये सेंसेशंस जो आपके पेट में हो रही है वो क्या दर्शा रहा है कि जब आप शांत नहीं है, जब आप प्रसन्न नहीं है, तो आपके पेट में कुछ एबनॉर्मल फीलिंग हो रही है। तो इसका अर्थ है कि आपका ब्रेन और आपका पेट कनेक्टेड है। इसी को हम कहते हैं गट ब्रेन कनेक्शन। ये काय से कनेक्टेड होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर्स से कनेक्टेड होता है, या कुछ नर्व्स भी होती हैं जो दोनों को कनेक्ट करती है। और इसके अलावा एक और फैक्ट है कि आपकी जो गट है उसमें लगभग 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वही न्यूरॉन्स जो आपके मस्तिष्क में होते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेट में एक छोटा मस्तिष्क भी है। तो ये दोनों मस्तिष्क, आपका बड़ा मस्तिष्क और आपका पेट वाला मस्तिष्क, दोनों कनेक्टेड है। और आपका मस्तिष्क पूरी क्षमता से कार्य करे, यानी कि आपका एक एक न्यूरॉन एक्टिव हो, इसके लिए आवश्यक है कि आपका भोजन अच्छा होना चाहिए। ये बात हमारी हार्वर्ड की साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशनल साइकेट्रिस्ट है ईवा सेलेब, वो बताती है। उदाहरण के लिए वो कहती है कि जैसे आप एक बहुत बड़ी लग्जरी कार खरीदते हैं तो उसके लिए आप प्रीमियम पेट्रोल यूज करते हैं, नहीं तो आप अगर सस्ती क्वालिटी का पेट्रोल यूज करेंगे तो उसके इंजन में खराबी आ सकती है। और हमारी जो बॉडी का इंजन है वो क्या है, हमारा ब्रेन। और हमारा ब्रेन अपने पूरी क्षमता पे कार्य करे, ऑप्टिमम कार्य करे, हमारा ब्रेन हमेशा क्रियाशील रहे, उसके लिए आवश्यक है कि आपका आहार अच्छा होना चाहिए। फ्यूल, जिस फ्यूल से हमारी शरीर चलता है वो फ्यूल आहार है, वो पेट्रोल आहार है। तो वो आहार अगर गड़बड़ होगा तो हमारा मस्तिष्क कभी भी सक्रिय नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे पेट की लाइनिंग से सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 95% सेरोटोनिन जो होता है वो गट लाइनिंग से निकलता है। और कब निकलता है, जब हम हाई फाइबर डाइट लेते हैं। हाई फाइबर डाइट किसमें होती है, जैसे ताजे फल, ताजी सब्जी, मोटा अनाज, इस सब में हाई फाइबर मिलता है और इससे सेरोटोनिन रिलीज होता है और वो हमारे को प्रसन्न रखता है। इसीलिए कहते हैं ये जो आहार आपको सात्विक के रूप में हम पढ़ाएंगे वो और कुछ नहीं है बट कि मूड फूड के नाम से अब आजकल विश्व में पढ़ाया जा रहा है कि आपको शांत रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने मस्तिष्क को क्रियाशील रखना है, तो मूड फूड का सेवन करिए। और ये मूड फूड और कुछ नहीं है, जो सात्विक आहार अभी आपको बताएंगे वो ही मूड फूड है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत घी वाले और चीनी वाले, व्हाइट शुगर स्पेशली, और रिफाइंड, जितनी फाइन शुगर होती है वो उतनी रिफाइंड होती है, उतनी ही नुकसानदायक होती है। या आप बेकरी आइटम, केक, पेस्ट्री बहुत लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, मैदे से बने पदार्थ लेते हैं, लगातार खाने से आपकी आंतों में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे आपका सेरोटोनिन लेवल कम होने लगता है, क्योंकि सेरोटोनिन तो हेल्दी गट से निकलेगा और आपको डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। और इसीलिए आपको अच्छा बैक्टीरिया बॉडी में रहे, अच्छा मतलब गट बैक्टीरिया का भी एक बैलेंस होता है, एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। आपने वैसे तो जाना होगा कि बैक्टीरिया नुकसान पहुंचाते हैं, पर कुछ हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं जो गट की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छा भोजन लें और ऐसा भोजन लें जिसमें प्री प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो उससे एक और हार्मोन होता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर, सॉरी, उसे कहते हैं हम गाबा। और गाबा जो होता है वो नेगेटिव इमोशंस को कम करता है। गाबा अगर सेक्रीट होगा हमारे पेट से तो वो क्या करेगा, वो हमको भय, असुरक्षा, चिंता, इससे बचाएगा उसको। उससे भी हम फिर भय मुक्त होंगे तो अच्छा जीवन जिएंगे, आगे बढ़ेंगे, आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में प्री प्रोबायोटिक्स अधिक हों, जैसे कि केले में होता है और उसमें आपके मठे में होता है, आपके जौ में होता है। ये इस तरह का भोजन आपको लेना।